Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 मार्च 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जॉर्डन को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन में दी गई अलग अलग बॉडीज़ में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में बनाया गया है। ऑप्शन ए सेंट्रल वाटर कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या फिर ऑप्शन डी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकोगे। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो थंबनेल वाला जो आर्टिकल है ना वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है। कल दिन भर में ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हुए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है सूरत कोर्ट के थ्रू। अब ये मामला क्या है इसको समझते हैं। ये पूरा का पूरा डिफेमेशन का केस है। पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, ये डिफेमेशन मतलब क्या होता है। डिफेमेशन मतलब किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर देना, उसको डिफेम कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफेमेशन। तो इस पर्टिकुलर केस के मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है सूरत कोर्ट के थ्रू, जिस वजह से ये मैटर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अच्छा, बात यह है कि किसको डिफेम कर दिया, किसकी रेपुटेशन ख़राब कर दी गई है। तो ये बात है 2019 की कैंपेनिंग के थ्रू। ध्यान रखना 2019 में जब कैंपेनिंग कर रहे थे ये, तो उस कैंपेनिंग के दौरान जब ये स्पीच दे रहे थे तो उस स्पीच के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करते हुए इन्होंने बाद में ये बोला, वाई ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम। यानी कि जो मोदी है ना, मोदी बेसिकली एक सरनेम है। जैसे आप अपने नाम के आगे एक सरनेम लगाते होंगे, वैसे यहाँ पर मोदी एक सरनेम है। तो उन्होंने इस स्पीच के अंदर बोल दिया कि क्यों मोदी सरनेम वाले सारे के सारे चोर होते हैं। ऐसा इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्पीच के अंदर में मेंशन किया, जिस वजह से यहाँ पर ये केस दर्ज करवाया गया है। वैसे ही यहाँ पर मेंशन कर रहे थे नीरव मोदी के बारे में, ललित मोदी के बारे में। एक स्पीच जो है अभी काफ़ी वायरल है, वीडियो आप लोग देख सकते हो, ट्विटर पर वीडियो चल रही है। तो उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और ऐसे और मोदी ढूंढोगे तो और मोदी मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर ये जो मोदी सरनेम वाले हैं ये लोग चोर ही होते हैं, ऐसा यहाँ पर इन्होंने ये बोला, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेमेशन केस के अंदर में अभी सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। वैसे ये केस 2019 का है, ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ना, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 499 और सेक्शन 500, यही दोनों सेक्शंस यहाँ पर डिफेमेशन वाले केसेस को लेकर डील करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है डिफेमेशन के केसेस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आईपीसी का सेक्शन 499 और सेक्शन 500, ये दोनों सेक्शंस जो है डिफेमेशन वाले केसेस को डील करने के लिए काम करते हैं। अब देखो बात यहाँ पर यह है कि 2 साल की जेल की सज़ा सुनाने के बाद में ऐसा नहीं कि इनको एकदम से जेल में डाल दिया गया है। अभी यहाँ पर 30 दिन का, कितने दिन का, 30 डेज़ का यहाँ पर इनको टाइम पीरियड दिया है कि ये हाई कोर्ट के अंदर में, यानी कि जो और हायर कोर्ट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट होंगे, वहाँ पर भी अपील कर सकें। तो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। ये आगे अपील करते हैं तो आगे केस की सुनवाई होगी, बट अपील नहीं करते हैं तो 2 साल के लिए यहाँ पर इनको जेल में जाना पड़ेगा। अब मन में एक और सवाल आएगा कि ये केस किसने करवाया। तो एक व्यक्ति हैं, खासकर बीजेपी की एमएलए ही हैं। 2019 में बेसिकली क्या है ना, गुजरात की साइड से एमएलए हुआ करते थे जिनका नाम है पुरनेश मोदी। अब इनके नाम के आगे भी जो उनका सरनेम है वो है मोदी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर केस दर्ज करवाया। इन्होंने बोला कि देखो किस प्रकार से यहाँ पर जो सरनेम है इसको लेकर ये बोल रहे हैं कि ये सरनेम वाले व्यक्ति सारे चोर होते हैं। अब ये तो पूरा पर्टिकुलर मामला चल ही रहा था, इसके साथ साथ फिर एक और सवाल उठने लगा।
सवाल ये उठने लगा कि क्या इस मैटर की वजह से हो सकता है कि जो इनकी मेंबरशिप है, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं ना राहुल गांधी, तो इनकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो ख़त्म हो सकती है। तो लोकसभा की मेंबरशिप के ऊपर इनकी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि वो रहेगी या नहीं रहेगी। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे एक बहुत डिटेल से आर्टिकल आया है। वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कैसे मेंबरशिप जा सकती है, या फिर यहाँ पे किस तरीके से उनकी मेंबरशिप को बचाया जा सकता है। तो इनकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, उसको लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेंबरशिप रहेगी, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, मेंबरशिप नहीं रहेगी। तो मैटर क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल ना आज के दिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंडिंग आर्टिकल है। तो फ्रंट पेज पर है, पेज नंबर 13 पर है, पेज नंबर 12 पर है, और कई सारे पेज नंबर्स पर इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया है। इतना मैटर समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। क्या है मैटर, समझते हैं। देखो, इंडिया ने अभी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी का जो एक प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या प्रपोजल था? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भारत से ये बोलती है कि जो टीबी वाली बीमारी है ना, ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी, इसको ठीक करने की एक दवाई है, और वो दवाई का जो मेन पेटेंट है वो किसके पास में? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास में। तो ये चाह ये रहे थे कि इस पेटेंट को आगे के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी कि उस दवाई का कंट्रोल, मेन कंट्रोल इनके हाथ में ही रहेगा। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर इनके इस अटैम्प्ट को रिजेक्ट कर दिया। भारत ने बोला है कि नहीं, हम आपके पेटेंट को आगे इंक्रीज़ होने नहीं देंगे। अब ये मैटर को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा और डिटेल से जाने की आवश्यकता है। एक दवाई आपने सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन का नाम सुना होगा। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है वो कॉन्सेप्ट भी आपको आज समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में। तो वैसे जो टीबी वाली बीमारी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये अभी के समय पर चर्चा में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो टीबी को ठीक करने की एक दवाई है जिसका नाम है बेडाक्विलिन। अब इस दवाई को यहाँ पे किसने बनाया है? इसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ही बनाया है। बोला यह जाता है कि टीबी को ठीक करने के लिए एक बहुत कारगर दवाई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मानी जाती है टीबी वाले पेशेंट्स के लिए। अब हुआ क्या कि इनका जो समय है ना वो समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मान लो कोई भी ओरिजिनल दवाई जो बनाई गई है, सपोज यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने इस बेडाक्विलिन दवाई को बनाया, इस मेडिसिन को बनाया, तो ये एक ओरिजिनल दवाई है। अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी क्या करेगी? इस दवाई को बनाने के बाद में इसके ऊपर पेटेंट ले लेगी। क्या ले लेगी? पेटेंट। पेटेंट से क्या होगा? इनकी दवाई को एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि कोई दूसरा व्यक्ति इस दवाई को, सेम टू सेम दवाई को कॉपी नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर इनकी दवाई को एक प्रोटेक्शन मिल गया, कोई दूसरा व्यक्ति ये कॉपी नहीं कर सकता। अब वो पेटेंट कुछ सालों के लिए मिल जाता है, लेकिन एक ना एक समय बाद वो पेटेंट एक्सपायर होता है। तो अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की इस दवाई का जो ये पेटेंट है ना, वो यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है। कब होने वाला है? जुलाई 2023 में। अभी जुलाई आने वाली है, तो अभी एक्सपायर हो जाएगा। अब उसके बाद में इनका पेटेंट खत्म हो जाएगा। अब पेटेंट खत्म होने का मतलब क्या है? इसके खत्म होने का मतलब यह है कि अब इस दवाई को कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। और जब भी किसी दवाई का, किसी ओरिजिनल दवाई का जो पेटेंट है इनका एक्सपायर हो जाता है ना, तो उसके बाद जो कॉपी करके दवाई बनाई जाती हैं, उन्हीं दवाई को हम लोग जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल दवाई होती है ये बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी रिसर्च लगी है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया है, पूरा मेंटेनेंस किया गया है, उसके बाद इस दवाई को बनाया गया था। लेकिन जेनरिक मेडिसिन में इतना कुछ करा नहीं जा रहा है। जेनरिक मेडिसिन में क्या कर रहे हैं? इसी दवाई के अंदर में कुछ एक दो सॉल्ट, जो सॉल्ट होते हैं ना दवाइयों में, वो ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं? जेनरिक मेडिसिन को तैयार कर देते हैं। इसी वजह से जेनरिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं ओरिजिनल मेडिसिन के कंपैरिजन में। तो अभी क्या हुआ है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी चाह रही थी कि हमारा पेटेंट बढ़ जाए, आगे के लिए इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि नहीं, अब एक्सपायर हो जाएगा तो हो जाएगा। अब एक्सपायर होने के बाद में क्या होगा? इनकी दवाई को कॉपी किया जाएगा। बोला यह जा रहा है कि जुलाई के बाद में जो जेनरिक प्रोड्यूसर हैं, जैसे ल्यूपिन और मैक्लोइड, ल्यूपिन और मैक्लोइड दो प्रकार के ये प्रोड्यूसर हैं जो कि दवाइयों को बनाते हैं। ये क्या करेंगे? ये इसी वाली दवाई को बनाएंगे। जॉनसन जॉनसन की जो ये बेडाक्विलिन है ना, इसी वाली दवाई के अंदर में कुछ सॉल्ट ऊपर नीचे करने के बाद में तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इन कंपनीज को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और अगर आप ओरिजिनली यहाँ पर बेडाक्विलिन का प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। बोला जा रहा है कि 6 महीने का अगर ट्रीटमेंट आप इस दवाई का लेते हो ना, तो $400 आपको चाहिए, रुपीज़ बोल रहा हूँ, सॉरी, $400 चाहिए, है ना। जो भी डॉलर का रेट चल रहा हो, 82, 83 जो भी चल रहा हो, उसको आप 400 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 6 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो इतने कॉस्ट तक का पड़ सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अब क्या होगा? ये कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक जेनरिक मेडिसिन आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसका पेटेंट आगे बढ़ने नहीं देंगे। पेटेंट एक्सपायर हो गया है, तो अब इस मेडिसिन का एक दूसरा मेडिसिन बन जाएगा, जेनरिक मेडिसिन बन जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी, तो ट्रीटमेंट भी सस्ता हो जाएगा।
आई होप गाइज आपको यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है इस आर्टिकल के अंदर में। अब इस आर्टिकल के अंदर ही ना एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक स्टैटिक पॉइंट है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं टीबी की, और टीबी अभी चर्चा में, वर्ल्ड टीबी डे की वजह से भी चर्चा में था। कल भी एक एडिटोरियल आया था ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, थोड़ा बहुत डेटा समझ लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, आज एक छोटा सा रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है। जब बात करते हैं टीबी की, तो टीबी बीमारी जो है ना, इसकी फुल फॉर्म ही ट्यूबरक्लोसिस है। ये कैसे होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये टीबी के साथ साथ और दूसरी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी बीमारियां भी ना इसी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और टीबी में ज़्यादातर जो इंसान के लंग्स हैं उसी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, जो फेफड़े हैं वही यहाँ पर डैमेज होते हैं सबसे पहले। और टीबी काफ़ी ज़्यादा पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लगभग 3000 BC के अंडर में इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में मेंशन किया गया है। इजिप्ट के अंदर में भी ये बीमारी उस समय पर एग्जिस्ट किया करती थी। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती। एक समय था जब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल था, बट आज के समय पर ट्रीटमेंट ईजिली अवेलेबल है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है? बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एक व्यक्ति जो कि टीबी से इन्फेक्टेड है, अगर ये नॉर्मल व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आता है ना, आप कह सकते हो नॉर्मल व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में है, बातचीत कर रहा है और वहीं पर छींक देता है, खांस देता है, तो उसके जो जर्म्स है वो एयर में रिलीज़ हो जाएंगे, और वो जर्म्स यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति के कांटेक्ट में आते ही क्या करेंगे, नॉर्मल व्यक्ति को भी टीबी से इन्फेक्ट कर देंगे। अब बात है यहाँ पर सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या हैं? तो कई सारे लक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सीने में दर्द होना, शरीर में कमज़ोरी हो जाना, जो वज़न है वो शरीर का बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, बुखार रहना, फिर उसके बाद में रात में पसीने आना। तो ये सारे यहाँ पर सिम्टम्स हैं इस ट्यूबरक्लोसिस के। ट्यूबरक्लोसिस का इम्पैक्ट दुनिया भर में देखने को मिलेगा, लेकिन दुनिया भर में 8 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस देखने को मिलते हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। ये यहाँ पर 8 कंट्रीज़ आपको नजर आएंगी। इंडिया के अंदर भी टीबी के केसेस पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको पहले के मुकाबले आज के समय पर काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है। बात क्लियर हो गई? तो टीबी के बारे में ये कुछ 2-4 फैक्चुअल डेटा था, ये ध्यान में रख सकते हो। टीबी को रोकने के लिए भारत ने कई सारे अलग अलग प्रकार के एफर्ट्स लगाए हैं, अलग अलग कोशिशें की हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया है। जैसे कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन करके एक प्रोग्राम चलाया गया, फिर निक्षय इकोसिस्टम प्रोग्राम चलाया गया, निक्षय पोषण योजना चलाया गया, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन यहाँ पर चलाया गया। और करंट समय पर 2 वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल हैं टीबी के लिए, एक है VPM और दूसरा है MIP। इन दोनों को यहाँ पर डेवलप किया गया है टीबी के लिए, और अभी जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है उस ट्रायल के अंडर में अभी ये वैक्सीन चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टीबी को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जैसे मैंने आप लोगों को फ्रंट पेज पर जब थंबनेल वाला आर्टिकल बताया था, तभी मैंने आप लोगों को समय पर बता दिया था कि आगे मैं आपको बताऊँगा कि राहुल गांधी जी की जो इनकी मेंबरशिप है लोकसभा के अंदर में वो रहेगी या चली जाएगी, इसको लेकर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग अलग व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इनको 2019 के डिफेमेशन केस के दौरान 2 साल की सज़ा दी गई है। अभी वैसे तो अगर ये 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील करते हैं आगे हायर कोर्ट्स में तो यहाँ पर सही रहेगा, लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने आगे अपील नहीं किया तो फिर इनको जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय पर इनको डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा, और ख़ासकर यहाँ पर जो इनकी सदस्यता है, ये मेंबरशिप है लोकसभा की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये, वो यहाँ पर पूरी तरह से इनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है ना, कुछ लोगों का कहना है कि देखो इनकी मेंबरशिप नहीं जाने वाली, क्योंकि अपील तो ऑब्वियसली बातें करेंगे ही, तो मेंबरशिप यहाँ पर इनकी रहने वाली है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को लेकर ऑर्डर दे चुका है, तो उस दौरान देखें तो मेंबरशिप इनकी नहीं रहेगी। जैसे लिली थॉमस केस की चर्चा की जा रही है, और ऐसे कई सारे केसेस की चर्चा की जा रही है, आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, अगर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं ना, अगर यहाँ पर इनका डिस्क्वालिफिकेशन करना है, इनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग माध्यम से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहला जो एक्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। ये एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, ये बोलता है कि मान लो एक पर्सन है, वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर
वो कॉन्विक्टेड साबित होता है, यानी कि किसी केस में वो मुजरिम साबित होता है, दोषी साबित होता है और उसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है, तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। कहाँ पर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर में। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी को सज़ा मिलेगी तो इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन बोला गया है कि जो भी हमारे सिटिंग मेंबर्स होते हैं ना, यानी कि जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो उनको यहाँ पर 3 महीने का टाइम भी दिया जाता है। यानी कि जैसे कोई मुजरिम साबित होता है तो 3 महीने का टाइम मिलता है उनको अपील करने के लिए। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो अपील कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है इसके अंदर में। अब बात है क्या संविधान में भी कोई चर्चा की गई है? ये तो हमने आरपीए एक्ट के बारे में चर्चा की है कि हाँ इसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन होता है। क्या संविधान में भी कुछ है? तो हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 103 है, जो कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 102 क्या बोलता है? ये स्पेसिफाई करता है कि देखो एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर कह सकते हो उसका मानसिक जो संतुलन है वो अगर सही नहीं है तो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या दिवालिया हो चुका है तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की। अगर वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, उसने ज़बरदस्ती यहाँ पर सिटीज़नशिप ले रखी है ना, तो भी यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी हो सकता है। ये ज़बरदस्ती बाहर किसी की सिटीजनशिप, बाहर किसी देश की यहाँ पे नागरिकता ले रखी है, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे संविधान के अंदर के कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन फिर एक और तरीका होता है। तीसरा तरीका जो होता है ना, एक तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के माध्यम से, एक तो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 102 जो बोलता है। तीसरा जो मेथड होता है वो है डिफेक्शन का। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, आपको पता है पार्टी को लगातार बदलता रहता है ना, उसको लेकर भी हमारे पास में कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, आपको पता होगा। ठीक है, जो कि दल बदलू चीज़ों को रोकने के काम में आता है। अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बार बार चेंज कर रहा है तो उसको बोला जाता है डिफेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्शन को यहाँ पर रोकने के लिए भी कह सकते हो कि एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो हमारा संविधान मेंशन करता है कि एक पर्सन, उसकी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उसको डिफेक्शन करते हुए पाया गया, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हुए आते हुए पाया गया तो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुद 10th शेड्यूल के प्रोविजंस के अंदर में मेंशन की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर इस प्रकार से डिफेक्शन करते हुए पाया गया तो उसकी यहाँ पर जो ये सदस्यता है वो यहाँ पर जा सकती है, उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आपको डिफेक्शन लॉ के तहत देखने को मिलेगा। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा मैटर है, लेकिन ये हमारे काम का इतना है नहीं, क्योंकि अभी हम एक दूसरे टॉपिक पर हैं। क्योंकि अभी जो मेन चीज़ है ना वो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो क्या बोलता है वो हमने अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर ना कई सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े जो केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सुनाए हैं। फॉर एग्जांपल साल 2002 का एक केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हर एक कैंडिडेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में इलेक्शन लड़ रहा है, या स्टेट लेजिस्लेचर में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, इलेक्शन लड़ने वाला हर एक जो कैंडिडेट है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जो भी उसने क्राइम किए हैं, उसका जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ देनी होगी अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ में। जब वो नॉमिनेशन पेपर देगा ना तो उसके साथ साथ उसने क्या क्या क्राइम किया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर 2002 के इस पर्टिकुलर केस में बोली गई थी। फिर उसके बाद में एक और केस आता है 2005 का। 2005 में एक केस आया था रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक सिटिंग एमएलए या एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन से अगर वो 2 साल की सज़ा के अंदर मुजरिम पाया जाता है ना। मुजरिम पाया गया, उसको 2 साल की सज़ा हो चुकी है, कोर्ट ने दे चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर 2005 के बाद में एक और केस आता है इसी प्रकार का, वो है 2013 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसी की चर्चा सभी जगह पर हो रही है। इस केस का नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वाला, इसका जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 बेसिकली, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस वाले सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये सेक्शन क्या बोलता था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया? ये सेक्शन कहीं ना कहीं एमपी और एमएलए को छूट देता था
एमपी एमएलए मान लो किसी को यहाँ पर मुजरिम साबित किया गया, दोषी साबित किया गया और उसको यहाँ पर सज़ा मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेक्शन क्या करता था, उस एमपी एमएलए को वहाँ पर बैठने की, यानी कि ऑफिस में तब भी बैठने की इजाज़त दे देता था जब तक एमपी एमएलए अपना जो भी है, मतलब जब तक एमपी एमएलए जो जिसके ऊपर में यहाँ पर ये चार्ज लगाया है, जिसको यहाँ पे मुजरिम साबित किया है, जब तक वो अपील नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पर वो आराम से बैठ सकता है, तब तक वो यहाँ पर अपनी जो सदस्यता है उसको निभा सकता है। तो ये बात यहाँ पर सेक्शन 8 क्लॉज 4 में बोली गई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस वाले सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी एमपी एमएलए उसको अगर सज़ा मिलती है 2 साल की या दो से ज़्यादा साल की, तो तुरंत यहाँ पर उसकी सीट डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए, मतलब तुरंत वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए इमीडिएटली। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स के व्यू हैं वो यही बोलते हैं कि अगर हम लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस को देखें, तो इस केस के तहत यहाँ पर राहुल गांधी जी की जो सीट है ना, वो बेसिकली यहाँ पर जा चुकी है, वो खाली हो चुकी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में यही बोला गया था कि एमपी एमएलए अगर 2 साल या 2 से ज़्यादा साल की केस में यहाँ पर मुजरिम साबित होते हैं तो उनको तुरंत ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बेसिस पर तो यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये बोला जा रहा है। वैसे तो अभी 30 डेज़ का टाइम है, 30 डेज़ के पहले यहाँ पर अपील नहीं करते हैं तो ये तो काम होना ही है। अगर जेल जाते हैं तो वैसे भी यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो ही जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोगों का एक चीज़ और कहना है, ये मैंने आपको लिली थॉमस वाला केस तो बता दिया, उसके अलावा लोगों का ये कहना है एक और ऑप्शन बचा है राहुल गांधी जी के पास में। क्या दूसरा ऑप्शन बचा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अगर यहाँ पर ये कोई केस निकल कर आता है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास में जा सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 103 है, 103 है ना, ये बात करता है कि मान लो कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो ये जो केस है इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत करने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को अप्रोच करना बनता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल कर आए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो लिली थॉमस केस और आर्टिकल 103 इसमें चर्चा में था। उसके अलावा जितने अलग अलग तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, संविधान में क्या है, एक्ट क्या है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पर छोटा सा एक और पॉइंट बचा है, अब वो पॉइंट भी हम लोग कवर करेंगे। पॉइंट यह है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है क्या, इसको समझते हैं। तो हाँ, बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। कैसे, तो मान लो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास में ही सारी पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर्स हैं कि वो एक व्यक्ति जिसको यहाँ पे मुजरिम साबित किया गया है ना, उसकी सज़ा को वो रोक सकते हैं। रोक देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, उनकी जो मेंबरशिप वो चलेगी। लेकिन कुछ केसेस, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे नहीं रोकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उस पर्टिकुलर मामले को नहीं रोकता है, एज इट इज़ वो चलता रहता है। लेकिन वो बहुत ही कम से केसेस निकल कर आते हैं, वहाँ पर जो सदस्यता है इंसान की चली जाती है, यानी जो मेंबर है वो उसकी जो भी यहाँ पर मेंबरशिप है वो चली जाती है। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दूसरे तरीके में क्या बोला गया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का सेक्शन 11 है, तो इसके तहत जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो यहाँ पर किसी पर्सन का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म कर सकता है। ख़त्म करने के साथ साथ वो डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पीरियड को कम भी कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में ये पावर्स आती हैं, और ऐसा पहले भी किया गया है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के साथ में। जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं PS तमांग, है ना, तो इनके लेकर भी ये पूरा मामला हो गया था। 1 साल की यहाँ पर सज़ा आई थी, करप्शन का जो केस है उनके ऊपर दर्ज किया गया था, बट इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसका टाइम पीरियड यहाँ पे कम कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है, एक बार व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो ही गया है, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं, जैसे बाई इलेक्शन हो गए, है ना, इस प्रकार के जो इलेक्शंस है वो दोबारा यहाँ पर हो नहीं पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पीरियड को कम किया जा सकता है, ये पावर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट सेक्शन 11 के तहत। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप गाइज आपको जो एक क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों रेलिवेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। इसको हम लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और जो अभी ऊपर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था MPs के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो हमारा ऑब्वियस ही बात है GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना कुछ खास बातें नहीं है। क्या बात है
इस आर्टिकल को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक जानवर है वो चर्चा में, एक बर्ड है बेसिकली वो चर्चा में। इस बर्ड का नाम है सारस क्रेन, और सारस क्रेन बर्ड रिसेंटली यानी जनवरी के महीने में भी चर्चा में थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो हुआ यह है, अभी 21 मार्च की बात है, उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये लोग कहाँ पे जाते हैं, मोहम्मद आरिफ खान के घर पर पहुँचते हैं, क्योंकि इनके घर पर ये सारस क्रेन नाम का जो ये बर्ड है ये पाया गया है। थोड़ा सा इंजर्ड है, थोड़ा सा घायल है, तो यहाँ पर इस बर्ड को वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया है, इसके घर तक पहुँचाया गया है, मंदका गाँव तक। इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो आपको ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है रीज़न क्या है, ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये न्यूज़ में है सारस क्रेन, तो इसके बेसिस पर आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारस क्रेन के बारे में 2-4 बातें जानेंगे। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो यही है सारस क्रेन, जिसके जो पंख हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो सारस क्रेन रिसेंटली न्यूज़ में था जनवरी 2023 में, यानी कि अभी 2 महीने पहले चर्चा में था। उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि एक लेटेस्ट डेटा निकल कर आया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से, और उस डेटा में बताया गया कि सारस क्रेन की जो संख्या है ना वो अभी बढ़ चुकी है 98% से। क्योंकि 2015 में लगभग 500 के आसपास इनकी संख्या हुआ करती थी, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 992 हो चुकी है। कहाँ पर, पूरे भारत में नहीं, खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा में, बेसिकली खेड़ा में एक तालुका है मटर तालुका, वहाँ पर। तो वही बात की जा रही है कि एग्जैक्टली वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, इस वजह से ये सारस क्रेन उस समय पर चर्चा में था। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या ध्यान रखना है उस पर आते हैं। सारस क्रेन अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बर्ड है, सबसे ज़्यादा लंबाई वाली बर्ड यही है सारस क्रेन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है ग्रुस एंटीगोन, इसका साइंटिफिक नेम है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यानी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नदर्न इंडिया हो गया, और नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या इंडिया में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल इंडिया में भी ये पाई जाती है। फिर उसके बाद में इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो बर्ड है ये ज़्यादातर वेटलैंड्स में पाई जाती है, जैसे कि कैनाल हो गया, मार्शेस, पॉन्ड्स, यानी कि जो पानी वाले एरिया है बेसिकली वहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर जहाँ पे इंसान रह रहे हैं वहाँ आसपास भी ये बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो पंख बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, कितना बड़ा साइज़ है वो सब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप पहचान सकते हो कैसे इस बर्ड को, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सर होता है ना वो रेड कलर का होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो नेक है, ऊपर ऊपर का जो गर्दन है वो भी रेड कलर का होता है, और जो इसकी पैर है वो भी यहाँ पर थोड़े बहुत रेड कलर्स के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको आराम से पहचाना जा सकता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इसका कंजर्वेशन स्टेटस, ये ज़रूर ध्यान रखना। कुछ ध्यान रखो या ना रखो, ये ज़रूर ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना, सारस क्रेन लिखना। फिर आगे यहाँ पर उसका आयुसन स्टेटस, आयुसन स्टेटस में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। आपसे डायरेक्टली यहाँ पर आयुसन स्टेटस पूछ लिया जाता है। वल्नरेबल मतलब इसकी संख्या खतरे में है, इसको इसी प्रकार से यहाँ पर एक सुरक्षित वाली कैटेगरी में रखा गया है। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है। तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि इसको इस प्रकार से सुरक्षा दी जा रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है, क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक पिटीशन की सुनवाई करने वाला है। अच्छा, तो वो पिटीशन क्यों डाला गया है, वो पिटीशन बेसिकली पॉलीगैमी और निकाह हलाला के अगेंस्ट में डाला गया है, इसके विरुद्ध में डाला गया है। अच्छा, तो यहाँ पर किसने डाला है, तो वो है अश्वनी उपाध्याय, जिन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल किया है कोर्ट के अंदर में, और बोला है कि जो सेक्शन 494 है हमारे इंडियन पिनल कोड का, ये कहीं ना कहीं पॉलीगैमी और हलाला जैसी चीज़ों को अलाउ करता है। तो इस सेक्शन को कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ये यहाँ पर इनका कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पिटीशन आया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मामले को एक पूरी की पूरी बेंच के पास में भेजेंगे। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक फ्रेश 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने वाले हैं, और वो बेंच जो है ना 5 जजों की, वही यहाँ पर डिसाइड करेगी कि आखिरकार पॉलीगैमी और निकाह हलाला जो मुस्लिम्स में हो रहा है इसको यहाँ पर वैलिड करार दिया जाए या नहीं करार दिया जाए, यानी कि इसको यहाँ पर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसको लेकर जल्दी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक 5 जज की बेंच बनाएगा। वो जज की जो बेंच होगी ना वही यहाँ पर इस मामले को देखने वाली है। सवाल यह है कि सर अभी आर्टिकल आधा अधूरा है। हाँ बिल्कुल आधा अधूरा है, क्योंकि जब तक आपको पॉलीगैमी और निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये 2 मैटर हैं जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। चलो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉलीगैमी क्या होता है वो यहीं पर डिस्कस किया गया है। पॉलीगैमी क्या होता है ना, पॉलीगैमी में जो मुस्लिम मैन हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो 4 वाइफ्स जो हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम मैन 4 शादियां कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी जब एक से ज़्यादा शादी हो सके। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन निकाह हलाला क्या होता है, निकाह हलाला बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मुस्लिम वेमेन है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, इस प्रोसेस में जो मुस्लिम वेमेन है अगर उसको
अपने हस्बैंड से वापस से शादी करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि एक बार शादी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका होगा, है ना। अब यहाँ पे उनको क्या करना है, वापस से अपने हस्बैंड से शादी करनी है। तो वापस से जब शादी होगी ना, तो वो एक मतलब वापस से एक बार में नहीं हो सकती, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वापस से अपने हस्बैंड से शादी करनी है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पहले एक दूसरे पर्सन के साथ में शादी करनी पड़ेगी, एक पहले दूसरे इंसान के साथ में शादी करनी पड़ेगी, फिर उससे डाइवोर्स लेना पड़ेगा, देन उसके बाद में जाकर ये अपने वापस से जो पुराने वाले हस्बैंड हैं उनके साथ में शादी कर सकती हैं। तो ये पूरा यहाँ पर निकाह हलाला का प्रोसेस देखने को मिल जाता है। आई होप गाइस आपको जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है। तो इन दोनों ही मैटर्स को यहाँ पर कह सकते हो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एज अ पिटीशन चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखते हैं आगे किस प्रकार से सुनवाई होगी। बाकी यहाँ पर जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इसके बारे में जो डिटेलिंग्स हैं वो सब आपको PDF में दे दी जाएंगी, PDF से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। फाइनली दोस्तों आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज 3-4 एडिटोरियल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल वाला हमारा एडिटोरियल है पेंशन वाला, है ना, ओल्ड वर्सेस न्यू पेंशन, वो आज भी आर्टिकल आया है तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक एडिटोरियल ये है, ये IPCC की जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई है नई वाली, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर कितने बड़े इश्यूज़ हम लोग फेस करने वाले हैं वो यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और एडिटोरियल है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करता है कि मानव के विकास में कितनी सारे चैलेंजेस, कितनी सारी परेशानियां, असमानताएं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई सारे आर्टिकल हैं, लेकिन आपको पता होगा हमेशा हम लोग एडिटोरियल से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन मैं पहला वाला एडिटोरियल डिस्कस करने के बाद में दूंगा, ताकि आपको एडिटोरियल समझ में आए, फिर उसके बाद में आप उसके बेसिस पर अपना मेंस का क्वेश्चन लिख सको, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो राइटर हैं नंदलाल मिश्रा, ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास है ना, इसमें कई सारी यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ हैं, कई सारी असमानताएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसके चक्कर में जो अक्सर में विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो उसको टैकल करने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कई सारे कारण बताए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया की रैंकिंग बताई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स का इन्होंने रेफरेंस लिया है। फिर उसके बाद में लास्ट में उन्होंने सोल्यूशंस भी दिए हैं, सजेशन भी दिए हैं कि हम कैसे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एडिटोरियल के रिगार्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास में एक प्रॉपर नोट जो है वो मिल जाए, है ना, आपको लिखित में कुछ डेटा मिल जाए, क्योंकि हम पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर से, लेकिन बाद में अगर यूज़ करना हो तो हम उस आर्टिकल को दोबारा देखेंगे नहीं, मुझे पता है। तो इस चक्कर में कुछ अलग से आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाने की मेरी कोशिश होती है हर एक एडिटोरियल के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। तो पहली बात, यहाँ पे आर्टिकल की शुरुआत कैसे होती है। तो राइटर बोलते हैं कि देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केवल वो मानव के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, हमारी जो देश की ओवरऑल वेल्थ है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखोगे, अब ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। उन कई सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्रीडम। लोगों को यहाँ पर प्रॉपर फ्रीडम मिले, छूट मिले, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्षमताएँ हैं वो यहाँ पर बढ़े, है ना। लोगों को यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऐसा ना हो किसी को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है ना, सबको बराबर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए नजर आए। लोगों की एक हेल्दी लाइफ हो, लंबी लाइफ हो, खुशहाल ज़िंदगी हो, यही तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो उस चीज़ को बारे में यहाँ पर राइटर ने समझाया। अब राइटर बोलते हैं कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के जब हम बात करते हैं ना, तो इसको लेकर एक पूरा इंडेक्स भी रिलीज़ होता है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और इंडिया बेसिकली करंट समय पर एक सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में। और ये जो ग्रोथ है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में भी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जब आप देखोगे तो इंडिया की रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में भारत की जो रैंक है ना, वो 131 कंट्रीज़ में से 191 कंट्रीज़ में से 132 रैंक है, यानी 191 कंट्रीज़ की पूरी रैंकिंग है। इसमें से इंडिया को 132वें नंबर पर रखा गया है। इवन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के पीछे इंडिया को रखा गया है। इन दोनों देशों की रैंकिंग इंडिया से अच्छी है इस इंडेक्स में। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, आप ऐसा कह सकते हो, इंडिया से। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे बोला है कि देखो हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की आवश्यकता है। इंडिया का जो इतना बड़ा साइज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जनसंख्या आज के समय पर हम दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुके हैं, तो हमें यहाँ पर जो ये डिस्पैरिटीज़ है ना, जो ये असमानताएं देखने को मिल रही हैं मानव विकास के अंदर में, उन असमानताओं को रोकना होगा। उन जो अनइक्वालिटी है बेसिकली उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद में राइटर पहले समझाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है जो यहाँ पर आती है। इसको कौन लेकर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसको लेकर आया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू,
ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि हम देख सकें दुनिया भर में अलग अलग रीजन में किस प्रकार से मानव का विकास हो रहा है। इस रिपोर्ट को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में, 1990 में, ध्यान रखना। और इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, यानी कि एक इंसान की कितनी हेल्दी लाइफ है, कितनी लंबी लाइफ है ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस प्रकार से वो रह रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो वो चीज़ें यहाँ पर कह सकते हो कि देखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में कई बार जो स्टेट्स हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनकी रैंकिंग भी आती है। तो आप देखोगे जो दिल्ली है, दिल्ली कहीं ना कहीं टॉप स्पॉट पर रहता है, बिहार यहाँ पर बॉटम स्पॉट पर नजर आया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हो ये जो अनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, बिहार अभी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है, वो यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर राइटर ने एज अ कॉन्टेक्स्ट समझाई कि आखिरकार हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब राइटर बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को पाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, वो यहाँ पर उन्होंने समझाया कि क्या क्या दिक्कतें इंडिया को देखने को मिल रही हैं, क्यों हम यहाँ पर इतना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। नंबर वन रीज़न है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे मेन रीज़न यहाँ पर यह है कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बेसिकली कह सकते हो कि वो इक्वल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें पैसों की, वेल्थ की, तो इंडिया में 10% इंडियन हैं जो कि ज़्यादातर पैसा होल्ड करके बैठे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर 10% ऐसे अमीर आदमी जिनके पास में 77% इनकम है, 77% की वेल्थ केवल ऊपर के टॉप 10% के पास में, बाकी 90% कहीं ना कहीं गरीबी में जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिस्पैरिटी नहीं है, असमानता ही नहीं है, ये इनइक्वालिटी नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा गलत है। और इसी चक्कर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों के पास में पैसा नहीं तो वो कहाँ से प्रॉपर हेल्थ केयर ले सकें, लोगों के पास में प्रॉपर पैसा नहीं है तो वो कहाँ से एजुकेशन ले सकें। तो पहली चीज़ ये मेंशन की गई है। सेकंड पॉइंट जो राइटर मेंशन करते हैं वो है लो क्वालिटी ऑफ सर्विस। इंडिया जो है, अगर हम बात करें तो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, और हेल्थ केयर और एजुकेशन सभी लोगों को पहुंचाने में, सभी लोगों तक यहाँ पर हेल्थ केयर पहुँच जाए, एजुकेशन पहुँच जाए, इसको लेकर इंडिया काम तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है ना उन चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। चाहे हेल्थ केयर की बात करें, तुम्हारे पास में जो भी हेल्थ केयर के प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, वहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात की गई है, तो हमारे देश में अगर आप देखोगे ना, भले ही एडमिशन्स वगैरह अच्छे खासे लेवल पर हो रहे हों, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तीसरा रीज़न जो राइटर बोलते हैं वो है लैक ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया एक और प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या? कि देखो, इंडिया के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो तो लो है ही, उसमें चैलेंज तो देखने को मिल ही रहा है। बहुत सारे स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, अब ट्रेंड टीचर्स नहीं है, यानी कि टीचर्स जो है प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। अब उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो कैसे यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो रीज़न बताते हैं राइटर वो है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। यानी कि एक अच्छा खासा पोषण सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर लोग जो है ना, इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन और अंडर नॉरिशमेंट जैसी प्रॉब्लम से फेस कर रही है। माल न्यूट्रिशन मतलब एक अच्छा खाना नहीं मिल पाना, जिसकी वजह से कुपोषण हो जाता है ना। ऐसी अंडर नॉरिशमेंट है, बॉडी नॉरिश नहीं हो पा रही है क्योंकि एक अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो खासकर बच्चों के अंदर ये दोनों प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी को एक अच्छा खासा खाना मिला नहीं है तो आपकी बॉडी भी सही से काम नहीं कर पाएगी। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हेल्थ के ऊपर में, ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर में, पूरे वेलबींग के ऊपर में पड़ता है। 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, 70% वो अभी तक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उनको हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग हैं वो हैं बच्चे। फिर उसके बाद में बोला गया कि चलो ये प्रॉब्लम एक साइड कर दो, दूसरी प्रॉब्लम देखो एनीमिया की। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर महिलाओं के बॉडी में ना ब्लड की कमी हो जाती है या ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। 2015-16 में इस प्रकार से केसेस जो एनीमिया के थे ना वो 53% विमेन में देखने को मिले थे, लेकिन 2019 से 21 के बीच में 57% हो गए। तो जो चीज़ कम होनी चाहिए वो और चीज़ बढ़ गई है। तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रुकावट हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट के रास्ते में।
नेक्स्ट रीज़न यहाँ पे राइटर बोलते हैं लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इंडिया एक और चीज़ से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, यानी कि लोग काम कर रहे हैं, उस काम में भी यहाँ पर कोई कह सकते हो सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी नौकरी चली जाए। उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना, उनके पास में बेसिक जो बेनिफिट्स है वही नहीं है। कहीं पर काम कर रहे हैं तो जहाँ पे काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर को प्रॉपर हेल्थ केयर तो देना चाहिए, पेंशन्स मिलनी चाहिए, एक जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए, कुछ ना मिले तो कि भाई उनकी जो जॉब है वो बनी रहेगी, लेकिन जॉब कब चले जाए कब ना चले जाए कुछ पता ही नहीं है। तो ये लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चक्कर में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एक और रीज़न यहाँ पर राइटर बोलते हैं वो है जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पिछले कुछ समय पर भले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई हो, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी जो है ना अभी भी है। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो मेल हैं और फीमेल हैं, महिलाएं और पुरुष हैं, इनके बीच में भेदभाव होना। हमेशा ही वेमेन और जो गर्ल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हुई आई हैं, भेदभाव फेस करती हुई आई हैं जब भी बात आती है एजुकेशन की या रोज़गार की। ठीक है, एजुकेशन में वेमेन थोड़ी पीछे हैं, रोज़गार में एम्प्लॉयमेंट में अगेन वेमेन पीछे हो जाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कभी कभी वायलेंस और एब्यूज़ वाले केसेस भी वुमेन के प्रति काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसके चक्कर में भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इस इंडेक्स में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने सोल्यूशंस के बारे में समझाया है कि हम लोग क्या सजेशन, मतलब इनके सजेशन है, वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन है, कुछ भी कह सकते हो कि उपाय क्या है इसका। तो सबसे पहला उपाय एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी। वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। केवल टॉप 10% इंडियन लोग 77%, 77% इंडिया का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, 77% वेल्थ उनके पास में है। बाकी जितने भी लोग बचे हैं उनके पास में कोई ज़्यादा पैसा है नहीं। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इसको इक्वल करना पड़ेगा। जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है यानी कि महिलाएं और पुरुष में जो भेदभाव हो रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म करना होगा। इसके लिए नए नए यहाँ पे अप्रोचेस हमें करने पड़ेंगे, नई नई पॉलिसीज़ को लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, इक्वल पे, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यहाँ पर लेकर आनी पड़ेंगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। सरकार हालांकि इस चीज़ों के ऊपर फोकस भी कर रही है, अपनी स्कीम्स को यहाँ पर चला रही है, लेकिन बात यह है कि इन स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो सरकार को अपनी जो स्कीम्स उनको प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे कौन सी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, देन महिला ए हाथ, इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी स्कीम्स इनको यहाँ पे प्रमोट करना भी ज़रूरी बन जाता है। फिर दूसरा यहाँ पे सोल्यूशन है वो है इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट समय में, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सरकार को यहाँ पे एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? स्कूल्स बनाओ, टीचर्स को हायर करो, स्कॉलरशिप दो बच्चों को, है ना, एजुकेशन जो मिल रही है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो। जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ हैं, है ना, जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ। फिर उसके बाद में एक और सोल्यूशन दिया गया वो है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, यानी कि लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी नागरिक हैं इंडिया के अंदर में उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो अफोर्डेबल हो, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सके, उसकी जेब में जितना पैसा है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो सके, है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया। उसको व्यक्ति को मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सके, और सरकार को ज़रूरत है कि अपनी हेल्थ वाली जो स्कीम्स है इसके ऊपर थोड़ा मेजर फोकस करे। हेल्थ स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं इसके ऊपर थोड़ी सरकार को ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो पॉवर्टी को एड्रेस करना। जो गरीबी है ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट के रास्ते में, तो इसको यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब गरीबी कम होगी, तो उसके लिए यहाँ पर सरकार को अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे, है ना। लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ यानी रोज़गार देने के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट सोल्यूशन है वो है प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जो जेंडर इक्वालिटी है ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो यहाँ पर गर्ल्स को पीछे रख दिया जाए बॉयज़ से, दोनों को यहाँ पर मेन प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए, दोनों को यहाँ पर साथ में लेकर चलो। दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एजुकेशन अगर बॉय को आप प्रॉपर दे रहे हो तो आप गर्ल को भी दो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जेंडर इक्वालिटी ये यहाँ पर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सोल्यूशन है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। मानव के जो अधिकार हैं, जैसे लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, तो राइट टू फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार के जो राइट्स हैं मानव के पास में उनको सुरक्षा देना, ये भी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा।
फिर नेक्स्ट सोल्यूशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, पुल बनाना यानी ब्रिजेस बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये सब यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि सरकार जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी ना, तो इससे दो तरीके से फ़ायदे होंगे। एक तो लोगों के लिए जॉब भी जनरेट होगी, दूसरी तरफ लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को एक अच्छा सर्विस भी मिल रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में राइटर ने एक और सोल्यूशन दिया है, वो है इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। बिजनेसेस को यहाँ पर थोड़ा और ग्रो करने के ऊपर यहाँ पे सरकार को मेजर फोकस करना होगा। सरकार क्या कर सकती है, नई नई पॉलिसीज़, नई नई नीतियों को लेकर आ सकती है, और जो इनोवेशन है, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है। जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको टैक्स में छूट दे सकती है ना, और यहाँ पे इन्वेंशन करने के लिए आगे उनको सपोर्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस के सेक्टर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं जिसके माध्यम से ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर मिल चुकी होगी। एक अच्छा आर्टिकल था, एक अच्छे पॉइंट से, और अच्छी बात यहाँ पर ये कि एक टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए था। काफ़ी सारे आर्टिकल होते हैं जो भटक जाते हैं, बट ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है। अब सवाल ये आता है कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के बेसिस के ऊपर है। क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट आर द की ऑब्स्टिकल्स हिंडरिंग इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हाउ कैन दीज ऑब्स्टिकल्स बी ओवरकम। प्रश्न यह है, हिंदी में बोल देता हूँ, जो मानव विकास को प्राप्त करने की दिशा में भारत की जो प्रगति है ना, उसमें प्रमुख बाधाएं या चुनौतियां क्या हैं वो आपको बताना है, और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडिया उसको अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और कैसे उन प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है, वो आपको समझाना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लेकर सबमिट कर सकते हो, और साथ ही साथ में एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को वहाँ पे 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे, पर उसमें आप 2 आंसर्स रिव्यू कर सकते हो। 2 आंसर्स को जब रिव्यू करोगे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उनको बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है हमारा यहाँ पे ये वाला, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है, और खासकर ये लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने अभी यहाँ पर अपनी जो सिंथेसिस रिपोर्ट है ना, उसको रिलीज़ किया है। तो उसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर बदलाव आने वाला है, क्या हम कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में पूरा डिस्कशन करेंगे, ताकि हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, तो क्या है आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट और ये क्या बोलती है, समझते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पे क्या है, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको पहले हम लोग कवर करेंगे। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इन्होंने अपनी सिंथेसिस रिपोर्ट फॉर द 6th असेसमेंट साइकिल जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। कहाँ पर रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर में। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट दुनिया भर का जो क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है वो डिस्कस करती है कि किस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और आने वाले समय पर कैसे और नुकसान पहुंच सकता है, समुद्र का लेवल बढ़ सकता है, बर्फ़ पिघल सकती है, वही चीज़ें यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट मेंशन करती है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो कि एमरजेंसी माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम कर सकें। यानी जो पोल्यूशन आज हम कर रहे हैं उस पोल्यूशन को कम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था 2015 में, अगेन वो एग्रीमेंट भी पोल्यूशन कम करने के लिए था। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो उसी के माध्यम से हमें पोल्यूशन को कम करना होगा। जो हमने डिसाइड किया था वैसे हमें पोल्यूशन कम करना होगा, लेकिन आज के समय में पोल्यूशन जिस लेवल पर हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये पोल्यूशन है ना, ये ह्यूमन कॉज पोल्यूशन है, मानव की वजह से यहाँ पर इस तरह प्रदूषण हो रहा है, और इसकी वजह से जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है वो यहाँ पर भुगतने वाला है। तो ये बात यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट में मेंशन की गई है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसीसी एग्जैक्टली क्या है। फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है जिसको बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया 1988 में। आईपीसीसी का मेन काम क्या है? तो इसकी मेन एक्टिविटी है इस प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, इनको तैयार करना, जो रिपोर्ट्स क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें। और इन रिपोर्ट्स के अंदर में 3 प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं, असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट और मेथोडोलॉजी रिपोर्ट। तो ये 3 रिपोर्ट्स यहाँ पर ये पब्लिश करता है। जो असेसमेंट रिपोर्ट्स है ना, ये यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जैसे जैसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, प्लस यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि कैसे हम लोग क्या कर क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर बोली भी जाती हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्लाइमेट चेंज इतनी देर से सर बोल रहे हो, वर्ड यह है क्या? सिंपल सा मतलब है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, तापमान का बढ़ना, उसी को हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अब आईपीसीसी की जो रिपोर्ट अभी आई है वो बेसिकली एक सिंथेसिस रिपोर्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंथेसिस रिपोर्ट क्या होता है ना, पूरी कंपाइलेशन होती है, यानी कि इसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है ना, तो आईपीसीसी की जो छठी असेसमेंट रिपोर्ट है उसी का पूरा कंपाइलेशन है। कंपाइलेशन मतलब पूरा का पूरा डेटा कंपाइल किया गया है। अब वो कंपाइलेशन बेसिकली वर्किंग ग्रुप को लेकर है, 3 अलग अलग वर्किंग ग्रुप का कंपाइलेशन दिया गया है, यानी क्लाइमेट चेंज क्या है, किस लेवल पर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या क्या खतरनाक जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है, उसके बाद में कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर इस कंपाइलेशन के अंदर में कवर की गई हैं, ठीक है, इस सिंथेसिस रिपोर्ट के अंदर में। अभी जो सिंथेसिस रिपोर्ट तैयार की जाती है ना, ये ऐसे ही नहीं तैयार की जाती, ये कंपाइलेशन है, मैंने बोला ना कंपाइलेशन मतलब अलग अलग यहाँ पर रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन किया जाता है। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स आती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करती हैं, दुनिया भर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके बारे में चर्चा करती हैं। ओशन के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर अलग रिपोर्ट्स आती हैं। तो सभी रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन यहाँ पर आईपीसीसी का ये देखने को मिल जाता है। सवाल यह है कि सर जो अभी रिपोर्ट आई है इसके अंदर क्या बोला गया? तो इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो एमिशंस हैं, जो पोल्यूशन है मानव की हरकतों की वजह से वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और इस पोल्यूशन की वजह से आप देखोगे जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, और हमारा जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से खासकर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं। इंडस्ट्री लगने से पहले का जो ज़माना था, इंडस्ट्रियल एरा से पहले का ज़माना था, और अब का ज़माना जो है इसको कंपेयर करोगे तो पहले के मुकाबले अभी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। और इन इंडस्ट्रीज से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, और इसी चक्कर में जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ही नुकसान पहुँच रहा है मानव की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर जान जा रही है इस पोल्यूशन की वजह से, और आने वाले समय और ख़तरनाक हो सकता है। अभी तो ये शुरुआती लेवल है, जिस लेवल पर हम अभी चल रहे हैं, जैसा पोल्यूशन कर रहे हैं, ये शुरुआती लेवल है, तो आप समझ सकते हो अभी ये हालत है तो आने वाले समय पर क्या हालात हो सकते हैं। जो दुनिया भर का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना, ये 2030 में एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। और ये पोल्यूशन ऐसा पोल्यूशन होगा जो कि खासकर इरिवर्सिबल होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसा पोल्यूशन हो सकता है जो कि हम बदल ही ना सकें, उसको कंट्रोल ही ना सकें, उसको कंट्रोल ना कर सकें। अब कहोगे ऐसा कैसा पोल्यूशन हो सकता है? भाई ग्रीनलैंड का नाम सुना है आपने, वेस्ट एंटार्क्टिका का नाम सुना है? ये क्या है? ये बर्फ़ से ढके हुए एरियाज़ हैं। ग्रीनलैंड जस्ट ऊपर आपको नॉर्थ पर देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है ना। वेस्ट एंटार्क्टिका बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है। ये अगर पिघल जाते हैं, पूरे ख़त्म हो जाते हैं, तो इनको रिस्टोर कौन करेगा? कैसे किया जाएगा? बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा काम इनको रिस्टोर करना अगर ये पिघल जाते हैं। तो अगर ये पिघल गए, ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ पिघल भी गए, तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि वो जो सारा पानी है वो समुद्र के अंदर पिघल के गिर जाएगा। अब समुद्र के अंदर जब पानी बढ़ जाए, समुद्र के अंदर जो पानी होगा ना, जो बर्फ़ पिघल के सारा समुद्र के अंदर पानी पहुंच चुका है, तो इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं या कुछ ऐसे देश जो कि समुद्र के किनारे, वो सब डूबते हुए नजर आएंगे। तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर जो नुकसान है वो आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। वो बात यहाँ पर इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। इस रिपोर्ट ने और बोला कि जो ये पोल्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये 2030 तक हमें 43% से कट करनी होगी, इसको कम करना होगा। नहीं कम किया तो अगेन वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सवाल ये आ जाता है कि इस रिपोर्ट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इस रिपोर्ट ने क्या बोला, मतलब कि इसका असर क्या पड़ेगा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया चलो क्लाइमेट चेंज, तो क्या असर पड़ेगा? तो इससे सी वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा, जैसे मैंने बोल दिया है। समुद्र का पानी जो है इसका स्तर बढ़ता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर से जो बर्फीले पहाड़ है वो सब पिघल जाएंगे। और बोला यह जा रहा है कि समुद्र का पानी ऐसा नहीं कि बढ़ेगा, बढ़ चुका है पहले भी। 2006 से लेकर 2018 के बीच का डेटा देखोगे तो 7 mm पर ईयर
जो समुद्र का पानी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 7 mm से हर साल यहाँ पर ये पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला समय फेस करने वाला है, और इंडिया को सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो बेसिकली आप कह सकते हो एक समुद्र से सटी हुई बाउंड्री है ना, वो 7,500 किलोमीटर से भी लंबी बाउंड्री है, क्योंकि इंडिया का जो सदर पोर्शन है वो पूरा का पूरा यहाँ पर समुद्र के किनारे है। ठीक है, तो इंडिया को भी यहाँ पर एक ह्यूज चैलेंज फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसके बेसिस पर इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ तो हमें एमिशन कम करना पड़ेगा, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, है ना। जो हमारी कार्बन सिस्टम है, यानी जैसे हम इंडस्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके दूसरी नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं कोयला जलाकर, तो उसको ख़त्म करो, आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हो, हवा का और सूर्य का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हो। उसके बाद जो अभी गाड़ी मोटर चल रही हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ा सकते हो, बैटरी वाली गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हो। हमें अपने पेड़ों को बचाना होगा, पेड़ों की कटाई जो हो रही है उसको रोकना होगा, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकना होगा। डिफॉरेस्टेशन की जगह हमें एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाने होंगे, पेड़ों की कटाई की वजह हमें पेड़ लगाने होंगे, तब जाकर यहाँ पे कुछ भरपाई की जा सकती है जो भी हमने पोल्यूशन किया है उसका, नहीं तो फिर सिचुएशन काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद में और क्या बोला गया, अब ये सारा काम करने के लिए आपको पता है पैसा चाहिए, बिना पैसे के हो जाएगा? बिना पैसे के आप सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। लेकिन करंट समय पर क्या हो रहा है ना, कि दुनिया भर में पोल्यूशन कर रही है अमीर कंट्री। कौन सी? जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो खूब दबाकर पोल्यूशन कर रही हैं, और भुगतान किसको करना पड़ रहा है? लो इनकम कंट्री को, मिडिल इनकम कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि अमीर देश जो है ना, डेवलप्ड कंट्री जो हो भी चुकी हैं, वो अपने ज़माने में खूब पोल्यूशन कर चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर पोल्यूशन कर रही हैं। लेकिन इसको भुगतना किसको पड़ रहा है? जो गरीब देश हैं वो यहाँ पर भुगत रहे हैं। क्योंकि मान लो यहाँ पर जिस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, कोई भी यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हुई, बाढ़ आ गई, है ना, फ्लड आ सकता है, कभी बारिश हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज का ये तो मतलब है। तो कभी भी टेम्परेचर बिगड़ सकता है, टेम्परेचर का कुछ पता है नहीं। तो उसके चक्कर में क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री तो फिर भी मैनेज कर लेंगी, वही पैसा है बहुत, लेकिन कौन सफ़र करेगा? लो इनकम कंट्रीज करेंगी। तो बोला ये जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर में कि पोल्यूशन करने वाली अमीर कंट्री और उससे बचने वाली भी अमीर कंट्री, लेकिन भुगतान कौन कर रहा है? जो पोल्यूशन नहीं कर रहा है। जो गरीब देश हैं वो प्रदूषण बेचारे कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। वो प्रदूषण कर नहीं रहे क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, इस चक्कर में वो प्रदूषण कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन सफ़र सबसे ज़्यादा यही लोग कर रहे हैं, परेशानियाँ सबसे ज़्यादा यही लोग उठा रहे हैं। तो इस वजह से क्या करना होगा, इस वजह से जितने भी यहाँ पे अमीर कंट्रीज़ हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा डेवलपिंग कंट्री को या लो इनकम कंट्रीज़ को। ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं इन लो इनकम कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आप ये प्रोजेक्ट लगाओ, है ना। इससे क्या होगा, आपको एक मदद मिलेगी, और ये करना भी चाहिए हकीकत में, तभी जाकर हम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो टैकल कर सकेंगे। अब उसके बाद में इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशन दिया, वे फॉरवर्ड दिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो सफ़र कर सकती है आने वाले समय पर क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमें भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अब जो कदम है ना वो उठाना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कोयले वगैरह से, उसको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हम लोग डैमेज कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को, अपने एनवायरनमेंट को, वो हमें कम से कम करना होगा। हमारे पास में ऑप्शन है कि हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, एनर्जी सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर सकेंगे, यानी कि यहाँ से पोल्यूशन ख़त्म कर सकेंगे। नहीं तो फिर कोयला जला के ही बिजली बनेगी और उससे एक तरफ पोल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ बिजली का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल जो कि काफ़ी रेलिवेंट था, और PDF में सारे नोट्स हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं ना। जो अगला एडिटोरियल है ये कल भी आया था और आज भी आया है, और कल वाला हमने स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम की कमी हो चुकी थी। तो आपको कल वाला एडिटोरियल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, जो हमारी पेंशन स्कीम है, वो 2 प्रकार की है। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी वाली है, एक न्यू पेंशन स्कीम जो नई वाली है, जिसको हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जो पुरानी वाली स्कीम है ना, ये गरीब लोगों के ऊपर बर्डन है भाई, गरीब लोगों के ही यहाँ पर ऊपर ये कहीं ना कहीं और बोझ बन जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि हो क्या रहा है कि काफ़ी सारी जो राज्य सरकारें हैं उनकी मांग यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आया जाए, और कुछ राज्य सरकारों ने बोला है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे,
लेकिन राइटर बोलते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। जो श्रीलंका के हालात हुए हैं वही तुम्हारे हालात हो जाएंगे अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लेकर आओगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम वैसे भी यहाँ पर गरीबों के ऊपर एक बोझ बन कर निकलेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, ऐसा क्या बोला है, ऐसा क्या है इस स्कीम में, समझते हैं। दोस्तों पहले कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करो। तो वो बहुत सारे राज्य डिमांड कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे पुरानी वाली जो स्कीम है वो चाहिए और हम पुरानी वाली स्कीम लेकर आएंगे, और जो आप यानी जो सरकार नेशनल पेंशन स्कीम, जो नई वाली पेंशन स्कीम लेकर आई है, उसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इवन यहाँ पर जो केरला की सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार है, असम की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर कमेटियाँ भी बना ली हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग। उनका कहना यह है कि हम अपनी पुरानी वाली पेंशन स्कीम को लेकर आएंगे। अब सर सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। पहले आप ओल्ड पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट कवर करो कि ओपीएस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि 2004 में ये वाली जो स्कीम है ख़त्म कर दी गई थी। 2004 से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी, तो 2004 में इसको ख़त्म करके ये नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। लेकिन पुरानी वाली स्कीम को क्यों लाने की बात कर रहे हैं सभी लोग, समझते हैं। देखो, पुरानी वाली जो पेंशन स्कीम थी ना, वो बेसिकली कैसे थी कि एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है जिसका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद में उसको ज़िंदगी भर सरकार पेंशन देगी। कब तक, ज़िंदगी भर पेंशन देगी। अब क्या होता था कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है और रिटायरमेंट के समय में बिल्कुल आखिरी जो सैलरी है उसकी वो 50,000 रुपये थी। सपोज 50,000 रुपये आखिरी सैलरी थी, तो उसका जो लास्ट ड्रॉ सैलरी होती है ना, उसका 50% जो है उसका पेंशन बन जाता है। यानी कि जब वो व्यक्ति का रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको आखिरी सैलरी 50,000 रुपये मिली है, तो 50,000 का जो 50% हो गया, यानी कि 25,000 रुपये जो हो गए वो यहाँ पर उसको एज अ पेंशन दिया जाएगा। तो अब उसको ये 25,000 रुपये की पेंशन बन गई है और ज़िंदगी भर ये पेंशन मिलती रहेगी। इससे क्या होगा, सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। कहोगे क्यों बढ़ जाएगा, जब तक वो जिंदा है तभी तक मिल रही है। लेकिन वो ध्यान रखना, पुरानी वाली पेंशन स्कीम में क्या था कि जब तक वो जिंदा है तब तक मिल रही है, लेकिन अगर वो इंसान मर जाता है ना, तो उसकी वाइफ या फिर कह सकते हो हस्बैंड है ना, उसको यहाँ पर वो पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि वो पेंशन मिलती रहेगी लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ निकल को चुके हैं। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो सारा का सारा बर्डन है सरकार के ऊपर में आ रहा है। यानी इंसान ज़िंदगी भर सैलरी, तनख्वाह ले ही रहा है, तनख्वाह तो ले ही रहा है, उसके साथ साथ लास्ट समय पर जब वो रिटायरमेंट हो गया उसका, तो सरकार उसको पेंशन भी देगी अलग से। ठीक है, उसकी जो आखिरी सैलरी होगी उसका 50% पेंशन उसका बन जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए बन जाएगा। इकोनॉमिस्ट का कहना यहाँ पर यह कि एक इंसान 60 साल में रिटायर हो रहा है, 60 साल तक तो वो सरकार से तनख्वाह लेता रहेगा। अब उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में सपोज यहाँ पे वो 80 साल तक जीवित है, एवरेज यहाँ पे 80 साल तक उम्र चल रही है, तो कह सकते हो 20 साल तक यहाँ पे सरकार जो है ना उस व्यक्ति को पेंशन देगी। 20 साल तक अलग से यहाँ पर उसको पेंशन देनी पड़ेगी और ज़िंदगी भर देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है, जो जीवन साथी है, साथ का व्यक्ति है, उसको यहाँ पर पेंशन मिलती रहेगी। ये बेसिकली ओल्ड पेंशन स्कीम में था, यानी सैलरी भी पूरी ले रहे थे ज़िंदगी भर और उसके बाद में यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में अब वो पेंशन भी ले रहे हैं। अब इसकी चक्कर में सरकार के ऊपर बर्डन इतना पड़ा, इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई, सरकार ने सोचा भाई आने वाले समय में हालात तो और ख़राब हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म करके नेशनल पेंशन स्कीम को यहाँ पे किया गया लॉन्च, यानी एनपीएस को लॉन्च किया गया। तो एनपीएस जनवरी 2004 से लागू हो चुकी है। आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है ना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तो इनको छोड़ने के बाद में आप कह सकते हो जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे क्या किया गया, एनपीएस सिस्टम के अंदर कवर किया गया। अब एनपीएस सिस्टम में क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। एनपीएस सिस्टम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सरकार के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता है। क्या होता है ना, एनपीएस सिस्टम में सरकार ने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होगा, अगर मान लो उसको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो 50,000 रुपये का उसका कुछ अमाउंट, कितना, 50,000 रुपये का सपोज यहाँ पर जो 10% है वो उसका हर महीने काटा जाएगा। हर महीने 10% उसकी सैलरी से निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने एनपीएस के अंदर में, यानी एनपीएस जो फंड बनाया है उसके अंदर डालते रहेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब उसका रिटायरमेंट हो तो वही जो पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसका, जब तक रिटायरमेंट तक जब भी पैसा जितना भी इकट्ठा होगा वो इकट्ठा दे दिया जाएगा। यानी कि सरकार के ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं पड़ रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में यहाँ पे उस व्यक्ति को पूरी सैलरी भी मिल रही थी और रिटायरमेंट के बाद में उसको यहाँ पर पेंशन भी देनी पड़ रही थी। बट एनपीएस सिस्टम में क्या बोला गया कि आपको सैलरी दी जाएगी, लेकिन हर महीने जो सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ परसेंट आपका काट लिया जाएगा। कुछ परसेंट काटने के बाद में आपका जो है ना वो एक फ़ंड में कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा तो यहाँ पर आपको वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर सरकार भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी।
यानी सपोज यहाँ पे 10% उसकी सैलरी में से काटा तो इतना ही यहाँ पर सरकार भी उसमें पैसा डाल देगी, ठीक है, उतना ही यहाँ पे सरकार भी डाल देगी उसमें पैसा, ठीक है। अब जैसे 5,000 रुपये इसकी सैलरी में से काटा तो 5,000 रुपये यहाँ पर सरकार ने भी डाल दिया, हो गए 10,000 रुपये महीने के, उसके एक अलग से अकाउंट में रख दिए गए। अब जब यहाँ पर उसका रिटायरमेंट होगा तो ये पैसा उसको इकट्ठा दे दिया जाएगा, तो सरकार का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसा पहले कंट्रीब्यूशन हो रहा था वैसा नहीं है, अब की बार बहुत कम है। इवन यहाँ पर जो फंड में पैसा इकट्ठा होता है ना, सरकार उसको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर भी डालती रहती है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डालेगी, उसका जो रिटर्न आएगा वहाँ से भी जो सरकार है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। तो जो लोड है ना वो यहाँ पे ख़त्म सा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, ऐसा कह सकते हो। तो इसी वजह से जो ये एनपीएस सिस्टम है इसको यहाँ पे लागू किया गया है। एनपीएस सिस्टम के अपने आप में कुछ फीचर्स भी हैं। जितने भी सिटीजन्स हैं ना वो सब यहाँ पे, मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, खासकर जो एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वो सब एनपीएस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। 18 से 70 साल की उम्र है तो यहाँ पर वो इस एनपीएस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना पैसा यहाँ पर, उनका सैलरी का कुछ पैसा कटेगा, इधर जाएगा पीएफ में, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, कुछ सरकार पैसा डालेगी और उनकी जो पेंशन है वो बनती रहेगी हर महीने, और बेसिकली यहाँ पर जो पैसा है वो कलेक्ट होता रहेगा। और जैसे रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद में इकट्ठा वो पैसा दे दिया जाएगा। महीने महीने का चक्कर ही खत्म हो गया। अब होगा क्या, पैसा कैसे दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर ज़िंदगी भर यहाँ पे कमाया, सैलरी वगैरह इकट्ठा कर ली है। सपोज़ यहाँ पर 1 करोड़ रुपए यहाँ पे उसके जमा हो चुके हैं। अब रिटायरमेंट के बाद में क्या उसे सरकार डायरेक्ट 1 करोड़ दे देगी? नहीं, 1 करोड़ देने की बजाय यहाँ पर उसका देखो 1 करोड़ कैसे दिया जाएगा। जो 60% अमाउंट होगा ना वो तो टैक्स फ्री होगा, यानी 1 करोड़ का 60 लाख रुपए ऐसे दे दिया जाएगा बिना किसी टैक्स के। लेकिन बाकी पैसे में यहाँ पर धीरे धीरे करके दिया जाएगा जो कि टैक्स फ्री नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। तो 60% टैक्स फ्री होगा, बाकी 40% पे टैक्स काटा जाएगा, ऐसा कह सकते हो। तो ये था यहाँ पर नया सिस्टम। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो एडिटोरियल है इसमें राइटर क्या बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में मान लो यहाँ पर एक क्लास 4 वाला व्यक्ति भी है, यानी कि बहुत ही यहाँ पे मतलब पियोन की जॉब अगर कोई कर रहा है, ठीक है, क्लास 4 वाला जो व्यक्ति है ना, उसका जो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट सैलरी है, 7th पे कमीशन है, वो भी यहाँ पर 25,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। और 25,000 रुपये का यहाँ पर जो पेंशन है ना उसका फिर भी यहाँ पर, क्योंकि आखिरी पेंशन आखिरी सैलरी उसको 25,000 रुपये मिली थी, तो इसके ऊपर इसके बेसिस पर पेंशन डिसाइड होगा, तो कम से कम 12,500 रुपये का तो उसको पेंशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये पेंशन उसको मिलता रहेगा। फिर बाद में डियरनेस अलाउंस वगैरह वो यहाँ, ठीक है, जो महंगाई जैसे बढ़ती रहती है उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर जो पैसा है वो मिलता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया, यानी अगर सरकारी नौकरी में क्लास 4 का व्यक्ति भी है ना तो उसको भी अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। जबकि यहाँ पर जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, असमानताओं को यहाँ पे दर्शाती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का क्या कहना है? इस रिपोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि देखो असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मान लो एक दूसरा व्यक्ति है ना, इंडिया के अंदर में लगभग इंडिया की 50% ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी कमाई प्रति महीना लगभग 4,000 के आसपास है, 4,468 के आसपास, ठीक है। और कुछ यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, मतलब कुछ लोग 40% ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में है, 14,670 से लेकर 15,000 के बीच में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कुछ लोग की यहाँ पर इनकम ही ऐसी है। और इससे ज़्यादा तो यहाँ पर जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं ना वो पेंशन ही उठा रहे हैं, उनको यहाँ पर वो पेंशन ही मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ओपीएस सिस्टम था ना, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकारों के ऊपर डायरेक्टली ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। और अलग अलग राज्य सरकारों में ना अलग अलग क्लास के हिसाब से यहाँ पर सबकी पेंशन्स भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि सबकी पेंशन एक है, सबकी पेंशन्स भी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पेंशन लाइबिलिटीज़ जो है सरकार के ऊपर बढ़ती चली गई, सरकार के ऊपर बोझ इसका बढ़ता चला गया। तो सरकार ने सोचा एनपीएस को लेकर आया जाए, इसी वजह से नेशनल पेंशन सिस्टम लेकर आया गया था। अब हो क्या रहा है, अब राइटर का कहना यहाँ पर यह है ना कि इसकी चक्कर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसा का वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बाकी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली पैसा मिल ही नहीं पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है वेल्थ का। और इवन यहाँ पर सरकार अगर ये ओपीएस सिस्टम चला भी रही है ना, पुरानी वाली सिस्टम को जो चला रही थी सरकार, तो इसमें उनको बहुत सारा पैसा लोगों की पेंशन देने में ही निकाल देना पड़ता था, लोगों की पेंशन देने में ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाता था। ना ही कोई डेवलपमेंट, ना ही विकास के ऊपर में, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च हो पा रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि पेंशन की बजाय अगर वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा जाए, कहीं पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं उनको सर्विस मिलेगी, लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, यानी लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी।
इससे यहाँ पे ज़्यादा लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी। तो यहाँ फ़ायदा या यहाँ फ़ायदा है, यहाँ पे एक व्यक्ति को आप पूरा पेंशन दे रहे हो, इससे अच्छा यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है कि इसके चक्कर में जो बर्डन है ना, जो बोझ है इसका, वो गरीब लोगों के ऊपर ही पड़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का। जो कि लोग काफ़ी सारे स्टेट जो बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आ जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा बर्डन पुअर लोगों के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। जो नोट्स हैं इसके रिगार्डिंग वो अगेन आपको पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। एक आखिरी एडिटोरियल ये भी है, अब ये काम का नहीं क्योंकि आपको पता है फ्राइडे में आर्टिकल कम आते हैं। ये बेसिकली एक इंटरव्यू पेज है, ये दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम कई बार हज़ारों बार डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल कुत्ते के काटने को लेकर है ना, तो कुत्ते के जो काटने के केसेस है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है। तो इसमें बेसिकली सोल्यूशन ये दिया राइटर ने, मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो कुत्ते के काटने के जो केसेस है वो करोड़ों केसेस पार हो चुके हैं, और खासकर बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि स्टरलाइजेशन करना, यानी कि कुत्तों की नसबंदी कर देना। नसबंदी करने से क्या होगा, इनकी जो संख्या, इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं। तो मारने से अच्छा यहाँ पर यह है कि आप इनकी स्टरलाइजेशन कर दो, और स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें एक प्रॉपर डेटा चाहिए होगा। तो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने के बाद में कहाँ पर कितने कितने कुत्ते हैं और प्रॉपर स्टरलाइजेशन किया जा सके, और स्टरलाइजेशन करने के बाद में क्या किया जा सके, नसबंदी करने के बाद में ऑब्वियस बात है उनकी पॉपुलेशन थम जाएगी। पॉपुलेशन थम जाएगी तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपने आप ही काफ़ी कुत्तों की डेथ भी होगी। तो इस चक्कर में पॉपुलेशन अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डेथ के केसेस हैं या डॉग बाइट के केसेस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, सॉरी अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कौन सी बॉडी को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में बनाया गया है। तो ये था आज का हमारा प्रीलिम्स का आंसर। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।